लोगों से भरे हुए लास वेगस शहर से ज्यादा दूर नहीं एक शांत सा बीच है। एक रात बहुत सारे नौजवान, किशोर और युवा मिलकर वहाँ एक बड़ी बीच पार्टी करने का फैसला करते हैं। ये बीच शहर से काफी दूर है और यहाँ लोगों की भीड़ भी नहीं होती, इसलिए यह जगह बिल्कुल एक निजी और बेहतरीन जगह जैसी लगती है। हर कोई बहुत उत्साहित होता है। चारों तरफ तेज म्यूजिक बज रहा होता है, ठंडी ड्रिंक्स पी जा रही होती हैं, मजेदार खेल खेले जा रहे होते हैं और हंसी से पूरी रात गूंज रही होती है। रात को और भी खास और बिना किसी रोक टोक के बनाने के लिए ग्रुप का एक लड़का मिच, जो बहुत आत्मविश्वासी और हुक्म चलाने वाला है, सबको अपने सेल फोन अलग रखने के लिए कहता है। वह सबके सेल फोन इकट्ठा करता है और उन्हें एक कार के ट्रंक में बंद कर देता है। वह सबको बताता है कि पार्टी पूरी तरह खत्म होने के बाद ही सबको अपने फोन वापस मिलेंगे। कोई भी उससे बहस नहीं करता क्योंकि सबका मूड बहुत अच्छा होता है और हर कोई बस मजे करना चाहता है। जब बाकी लोग नाचने और ड्रिंक्स पीने में व्यस्त होते हैं, तब ग्रुप के दो लड़कों वैंस और गिलबर्ट को अलाव जलाने के लिए लकड़ियां लाने भेजा जाता है। दोनों अंधेरे में बीच के किनारे किनारे चलते हुए लकड़ियां ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें साधारण बहकर आई लकड़ियों की जगह एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है। जब वे वापस जाकर बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हैं तो कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। सब लोग पार्टी और मस्ती में इतने खोए होते हैं कि बीच पर पड़ी उस अजीब चीज की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इस तरह रात सामान्य तरीके से चलती रहती है। जब सब लोग थक जाते हैं और नशे में हो जाते हैं तो जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं। कोई रेत पर, कोई कार के अंदर, कोई बेंच पर और कोई लाइफ गार्ड केबिन के पास रखी लकड़ी की मेजों पर सो जाता है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो बीच का नजारा बिल्कुल बदला हुआ होता है। म्यूजिक बंद हो चुका होता है, हंसी की आवाजें गायब होती हैं और लगभग सभी लोग अब भी सो रहे होते हैं। केली और उसका बॉयफ्रेंड मिच एक छोटी लाइफ बोट के अंदर साथ में जागते हैं। यह लाइफ बोट बीच के ऊपर बने ऊंचे लकड़ी के लाइफ गार्ड टावर पर रखी होती है। दोनों फैसला करते हैं कि अब घर लौटने का समय हो गया है, लेकिन जैसे ही केली नीचे उतरने के लिए टावर से नीचे रेत की तरफ देखती है, उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। बीच पर एक छोटा सा पक्षी बैठा होता है, लेकिन उसके पैर रेत में बुरी तरह फंसे हुए होते हैं। वह हिल भी नहीं पाता। वह अपने पंख फड़फड़ाता है और पूरी ताकत से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रेत के नीचे मौजूद कोई चीज उसे पकड़े हुए होती है। फिर केली की आंखों के सामने कुछ ही सेकंड में वह पक्षी पूरी तरह रेत के अंदर खिंच जाता है। वह पूरी तरह गायब हो जाता है, जैसे किसी ने उसे पूरा का पूरा निगल लिया हो। उसका कोई निशान भी नहीं बचता। ये देखकर केली सदमे और हैरानी में पड़ जाती है। उसी समय लाइफ गार्ड केबिन से थोड़ी दूर खड़ी एक कार के अंदर कुछ नौजवान जागने लगते हैं। उनमें एक लड़की चंदा भी होती है। वह इधर उधर नजर डालती है और देखती है कि उसकी दोस्त मारा अभी भी बीच पर रखी एक लकड़ी की पिकनिक टेबल के ऊपर सो रही है। चंदा उसे आवाज लगाकर उठाती है। मारा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। पिछली रात ज्यादा ड्रिंक्स पीने की वजह से उसकी तबीयत खराब होती है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। वह कराहते हुए उठने की कोशिश करती है। जैसे ही वह मेज से नीचे उतरने लगती है, केली, जिसने थोड़ी देर पहले उस पक्षी के साथ हुई घटना अपनी आंखों से देखी थी, लाइफ गार्ड टावर से जोर से चिल्लाकर उसे चेतावनी देती है। वह मारा से कहती है कि रेत को बिल्कुल मत छूना क्योंकि जमीन के नीचे कुछ बहुत गड़बड़ है, लेकिन मारा उसकी बात समय रहते न तो सुन पाती है और न ही समझ पाती है। जैसे ही उसके पैर रेत को छूते हैं, उसी पल रेत किसी जाल की तरह बंद होकर उसके पैरों को मजबूती से पकड़ लेती है। डर और घबराहट में मारा जोर जोर से चीखने लगती है। वह अपने हाथों के सहारे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ रेत को छूते हैं, वे भी उसी तरह पकड़ लिए जाते हैं। अब रेत उसे धीरे धीरे नीचे खींचने लगती है। यह बिल्कुल क्विक सैंड जैसा लगता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक होता है। जैसे जैसे वह नीचे धंसती जाती है, उसकी चीखें और भी तेज होती जाती हैं। उसकी चीखें सुनकर वैंस तुरंत कार से बाहर कूदता है ताकि वह उसकी मदद कर सके। वह तेजी से खुली रेत पर दौड़कर मारा की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद किसी अदृश्य ताकत से वह जमीन पर गिर जाता है। एक पल में उसका शरीर भी रेत में फंस जाता है। अब मारा और वैंस दोनों पूरी तरह फंस चुके होते हैं। बाकी सभी लोग घबराकर चीखने लगते हैं। ऊपर लाइफ गार्ड टावर पर खड़ा मिच एक लाइफ राफ्ट उठाकर वैंस की तरफ फेंकता है। वह चिल्लाकर कहता है कि उसे पकड़ लो ताकि सब मिलकर उसे सुरक्षित जगह तक खींच सकें, लेकिन अब वैंस अपने हाथ भी नहीं हिला पाता। और तभी एक बेहद डरावना मंजर सामने आता है। रेत उसके चेहरे को पिघलाना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी तेजाब ने उसकी चमड़ी को घोल दिया हो। धीरे धीरे उसका पूरा चेहरा गायब हो जाता है। फिर उसका पूरा शरीर सीधा रेत के अंदर खींच जाता है। उधर मारा भी पूरी तरह रेत के अंदर समा जाती है। कुछ ही पलों में दोनों का कोई निशान तक नहीं बचता। उनकी जगह सिर्फ खाली रेत रह जाती है। बाकी बचे हुए लोग यह सब देखकर यकीन ही नहीं कर पाते। कुछ ही मिनटों में उनके दो दोस्त हमेशा के लिए गायब हो चुके होते हैं। अब उनका ग्रुप पहले से बहुत छोटा रह गया है। केली और मिच लाइफ गार्ड टावर के ऊपर बने लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर हैं, जबकि शोंडा, जोना और रॉनी अभी भी खड़ी हुई कार के अंदर मौजूद हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि गिलबर्ट बीच पर पड़े एक बड़े लोहे के बैरल के अंदर सो रहा है। जब वह सो रहा था तब किसी ने मजाक में उसके चेहरे पर एक मजेदार लेकिन बदतमीज तस्वीर बना दी थी। जब गिलबर्ट की आंख खुलती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है।
जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि उसे तुरंत बाहर निकाला जाए, लेकिन बाकी लोग घबराकर उसे हिलने से मना करते हैं और उसे बताते हैं कि अभी अभी क्या हुआ है। जब गिलबर्ट को पता चलता है कि उसके दो सबसे करीबी दोस्त मर चुके हैं तो वह पूरी तरह टूट जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है, बैरल के अंदर तड़पने लगता है और पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है। मिच उसे शांत करने के लिए एक झूठ बोलता है। वह कहता है कि कुछ घंटों बाद समुद्र का पानी ऊपर आ जाएगा और लहरें रेत को ढक लेंगी, तब गिलबर्ट बिना रेत को छुए सुरक्षित बाहर निकल सकेगा। यह सुनकर गिलबर्ट थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन जैसे ही मिच यह बात कहता है, केली उसे अलग ले जाकर धीरे से कहती है कि वह गलत है, समुद्र का पानी इतना ऊपर नहीं आएगा कि उनकी मदद कर सके। मिच मान लेता है कि उसने यह बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि गिलबर्ट उम्मीद न छोड़े और घबरा कर कोई गलती न कर बैठे। धीरे धीरे कई घंटे बीत जाते हैं। सूरज आसमान में बहुत ऊपर आ जाता है और उसकी गर्मी बेहद तेज हो जाती है। अब बीच पर फंसे सभी लोग धूप में बुरी तरह झुलस रहे होते हैं। केली लाइफ बोट के अलग अलग खाने टटोलती है और उसे माचिस का एक छोटा डिब्बा मिल जाता है। वह उसे बहुत संभाल कर अलग रख देती है क्योंकि उसे लगता है कि आगे चलकर यह काम आ सकता है। उसे वहाँ सनस्क्रीन लोशन भी मिलती है। वह उसे कार में बैठे लोगों की तरफ फेंक देती है ताकि वे तेज धूप से अपनी त्वचा को बचा सकें। इसी बीच बचे हुए लोग बात करने लगते हैं कि पार्टी में आए बाकी लोगों के साथ आखिर क्या हुआ होगा। तभी केली को एक बेहद डरावनी बात समझ में आती है। वह सोचती है कि रात में जो भी लोग खुली रेत पर सोए थे उन्हें जमीन के नीचे मौजूद वही रहस्यमयी चीज निगल चुकी है, यानी पार्टी में आए बाकी सभी लोग अब गायब हो चुके हैं। उनके जूते, बैग, कप और बाकी सामान अभी भी पूरे बीच पर बिखरे पड़े हैं, लेकिन वे लोग खुद कहीं भी दिखाई नहीं देते। तभी केली की नजर उस विशाल और अजीब चीज पर पड़ती है जिसे पिछली रात वैंस और गिलबर्ट ने देखा था। अब वह चीज पूरी तरह टूट चुकी होती है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी होती हैं और वह अंदर से पूरी तरह खाली होती है। उसे देखते हुए केली धीरे धीरे एक बहुत डरावने नतीजे पर पहुंचती है। उसे लगता है कि वह किसी एलियन का अंडा था और रात के दौरान जब सब लोग सो रहे थे उसमें से कुछ बाहर निकल आया। जो भी उस अंडे के अंदर था अब वह रेत के नीचे जिंदा है। जब गिलबर्ट यह बात सुनता है तो वह फिर से बुरी तरह कांपने लगता है। वह जोर जोर से चीखता है और बैरल के अंदर बेकाबू होकर इधर उधर झूलने लगता है। तब केली उससे सख्ती से लेकिन शांत आवाज में बात करती है। वह कहती है कि शायद वह जीव अभी अभी पैदा हुआ है, संभव है कि वह अभी जवान नहीं हुआ और पूरी तरह ताकतवर भी नहीं बना है। इसका मतलब है कि अगर वे घबराने की बजाय शांत रहें और समझदारी से सोचें तो उनके पास अब भी बचने का एक मौका है। तभी केली यह जानने का फैसला करती है कि वह जीव कितनी दूर तक हमला कर सकता है। वह सॉसेजेस का एक पैकेट उठाती है और उन्हें एक एक करके बीच के अलग अलग हिस्सों में फेंकना शुरू कर देती है। जब भी कोई सॉसेज रेत पर गिरती है उसी पल रेत के नीचे से उस जीव की पतली, बहुत तेज और रेत जैसे रंग की भुजाएं बाहर निकलती हैं। वे तुरंत सॉसेज को पकड़कर रेत के अंदर खींच लेती हैं। इस तरह अलग अलग दूरियों पर सॉसेजेस फेंककर केली उस जगह का पता लगाने की कोशिश करती है जहां तक वह जीव पहुंच सकता है। अलग अलग जगहों पर सॉसेजेस फेंककर केली यह पता लगाने की कोशिश करती है कि उस जीव की पहुंच आखिर कहां तक है। उसी दौरान एक सीगल उड़ता हुआ आता है और गिलबर्ट के ठीक सामने पड़ी एक सॉसेज उठाकर ले जाता है। वह उसे आराम से खाने लगता है जबकि गिलबर्ट खुद भूखा बैरल के अंदर फंसा हुआ सिर्फ उसे देखता रह जाता है। यह देखकर गिलबर्ट गुस्से और दुख से भर जाता है। केली कुछ और सॉसेजेस अलग अलग जगहों पर फेंकती है। आखिरकार उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां सॉसेज रेत पर गिरती है, लेकिन उस जीव की भुजाएं समय पर वहां तक नहीं पहुंच पाती। यह देखकर सभी बचे हुए लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें समझ आ जाता है कि बीच पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां वह जीव नहीं पहुंच सकता। लेकिन तभी शोंडा एक बड़ी समस्या की तरफ ध्यान दिलाती है। वह कहती है कि सुरक्षित जगह तो मिल गई है, लेकिन वह इतनी दूर है कि वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वे वहां तक जाने की कोशिश करेंगे तो बीच की खतरनाक रेत पर चलना ही पड़ेगा। तभी जोना के दिमाग में एक नया तरीका आता है। वह कार के अंदर से 2 सर्फ बोर्ड निकालता है, फिर वह उन्हें रेत पर एक एक करके बिछाता है और उन पर पैर रखकर आगे बढ़ने लगता है। वह उन्हें ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे कोई पुल बना रहा हो ताकि उसके पैर सीधे रेत को न छुए। बहुत सावधानी से और धीरे धीरे वह सर्फ बोर्ड पर चलते हुए बीच के बीचों बीच रखी लकड़ी की मेज तक पहुंचने लगता है। आखिरकार वह मेज तक पहुंच जाता है और ऊपर चढ़ने के लिए बेंच पर कदम रखता है, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे रखा एक सर्फ बोर्ड अचानक खिसक जाता है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ पल के लिए उसका शरीर रेत के ठीक ऊपर लटक जाता है। बस उसी क्षण रेत के नीचे से उस जीव की भुजाएं बिजली की तरह बाहर निकलती हैं और उसके पेट के चारों ओर लिपट जाती हैं। दर्द से जोना जोर से चीख उठता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह एक आखिरी छलांग लगाता है। किसी तरह वह मेज का किनारा पकड़ लेता है और खुद को ऊपर खींच लेता है, लेकिन अब उसके पेट के बीच वाले हिस्से पर बहुत गहरे और दर्दनाक घाव बन चुके होते हैं। जहाँ जहाँ उन भुजाओं ने उसे पकड़ा था वहाँ गहरी चोटें लग चुकी होती हैं। जोना मेज पर ही लेट जाता है। वह दर्द से कराह रहा होता है और उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। कुछ मिनट बाद वह किसी तरह उठकर बैठ जाता है। फिर वह मेज पर रखे बैग टटोलता है। उसे वहाँ
काफी सारा खाने का सामान मिल जाता है, लेकिन खाना उठाते समय गलती से उसके हाथ से एक केला नीचे रेत पर गिर जाता है। जब वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसे एक बहुत अजीब बात दिखाई देती है। इस बार उस जीव की भुजाएं तुरंत बाहर नहीं आती, कुछ पल का छोटा सा अंतर दिखाई देता है। तभी जोना को इसकी वजह समझ में आ जाती है। पिछली रात जो अलाव जलाया गया था वह ठीक उसी जगह पर था। आग की वजह से वहाँ की रेत जल चुकी थी और जमीन अभी भी उस हिस्से में अलग दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि वह जीव उस जली हुई जगह से न तो गुजर सकता है और न ही वहाँ रह सकता है, यानी आग उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। यही वह सबसे बड़ी खोज थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। अब उन्हें समझ आ जाता है कि आग ही उनका हथियार है। वह जीव न ज्यादा गर्मी सह सकता है और न ही आग की लपटें। इसी दौरान जोना अपनी चोटों के साथ मेज पर पड़ा रहता है और बाकी लोग आगे क्या करना है इस पर सोचने लगते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ जोना की हालत और भी खराब होने लगती है। उसे तेज बुखार हो जाता है, उसके घाव भी संक्रमित दिखाई देने लगते हैं। केली दूर से जितनी मदद कर सकती है उतनी करने की कोशिश करती है और उसे लगातार समझाती रहती है कि क्या करना है। केली दूर से जोना को बताती है कि उसके बैग में अगर फर्स्ट एड किट हो तो उसे निकाल कर अपने घाव साफ करने की कोशिश करे। जोना उसकी बात मानते हुए अपना सामान टटोलता है। उसे कुछ जरूरी चीजें मिल जाती हैं और वह जैसे तैसे अपने घावों पर पट्टी बांधने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। तेज बुखार की वजह से उसका शरीर कांपने लगता है और दर्द भी असहनीय होता जाता है। अब सभी को समझ आने लगता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जोना ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। उसी समय दूसरी तरफ फंसे हुए सभी लोग लगातार धूप, प्यास और भूख से भी परेशान हो रहे होते हैं। हर बीतते घंटे के साथ उनकी ताकत कम होती जा रही होती है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने जल्द कोई रास्ता नहीं निकाला तो वे या तो उस रहस्यमयी जीव का शिकार बन जाएंगे या फिर प्यास और गर्मी से मर जाएंगे। अब उनके पास बहुत कम विकल्प बचे होते हैं। वे फिर से आग का इस्तेमाल करके उस जीव को रोकने की योजना बनाने लगते हैं। सब लोग मिलकर सोचते हैं कि अगर वे रेत पर आग फैला दें तो शायद उस जीव को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि आग जलाने के लिए उनके पास बहुत कम सामान है। केली के पास सिर्फ माचिस का एक छोटा डिब्बा है और वे उसे बेकार नहीं करना चाहते, इसलिए वे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाने का फैसला करते हैं। इसी बीच गिलबर्ट अभी भी बैरल के अंदर फंसा होता है। वह भूख, डर और बेबसी से लगभग टूट चुका होता है। वह बार बार बाकी लोगों से पूछता है कि क्या वे उसे बचा पाएंगे। कोई भी उसे पक्का जवाब नहीं दे पाता। फिर भी मिच और केली उसे हिम्मत देते रहते हैं ताकि वह घबराकर कोई ऐसी हरकत न कर बैठे जिससे उसकी जान तुरंत खतरे में पड़ जाए। दूसरी तरफ जोना की सांसें भारी होती जा रही होती हैं। उसके घाव पहले से भी ज्यादा खराब दिखाई देने लगते हैं। सभी लोग जानते हैं कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है और अब उन्हें जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। जबकि केली दूर से जोना को शांत रखने की कोशिश कर रही होती है, उसी समय कार के पास मौजूद बाकी लोग मदद बुलाने की एक योजना बनाते हैं। सभी सेल फोन अभी भी कार के ट्रंक में बंद होते हैं। रॉनी फैसला करती है कि वह किसी तरह ट्रंक खोलने की कोशिश करेगी। वह बहुत सावधानी से कार की खिड़की से बाहर निकलती है और पीछे लगे पतले धातु के बम्पर पर संतुलन बनाकर खड़ी हो जाती है ताकि बिना रेत पर पैर रखे ट्रंक के लॉक तक पहुंच सके। चंदा रॉनी के दोनों हाथ कसकर पकड़ लेती है ताकि उसका संतुलन न बिगड़े। लेकिन हर बार जब रॉनी ट्रंक खोलने की कोशिश करती है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और ट्रंक का ढक्कन फिर से जोर से बंद हो जाता है। वे कई बार कोशिश करते हैं। आखिरकार केली लाइफ गार्ड टावर से एक रेस्क्यू हुक नीचे फेंकती है ताकि चांदा रॉनी को और मजबूती से पकड़ सके। इस बार रॉनी किसी तरह ट्रंक खोलने में सफल हो जाती है, लेकिन ठीक उसी समय एक पुलिस की कार बीच के किनारे आकर रुकती है। पुलिस ऑफिसर देखता है कि कुछ नौजवान कार की खिड़कियों और ऊपर लटककर अजीब हरकतें कर रहे हैं। वह जोर से हॉर्न बजाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। हॉर्न की आवाज से रॉनी घबरा जाती है। उसका संतुलन फिर से बिगड़ जाता है। इस बार ट्रंक का भारी ढक्कन उसके हाथ की उंगलियों पर जोर से गिरता है। उसकी उंगलियां बुरी तरह कुचल जाती हैं। दर्द से रॉनी जोर जोर से चीख उठती है। उधर पुलिस ऑफिसर अपनी कार से उतरकर उनकी तरफ चलने लगता है। उसने मोटे चमड़े के भारी बूट्स पहने होते हैं। किस्मत से वही बूट्स उसकी जान बचा लेते हैं। रेत के नीचे से उस जीव की भुजाएं उसके पैरों के आसपास निकलती हैं, लेकिन वे उसके मोटे बूट्स को ठीक से पकड़ नहीं पाती, इसलिए वह बिना रुके आगे चलता रहता है। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि रेत के नीचे कोई जीव उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से केली जोर जोर से उसे आवाज लगाती है। वह उसे चेतावनी देती है कि खुली रेत पर मत चलो और बताती है कि रेत के नीचे एक खतरनाक जीव छिपा हुआ है। उधर बैरल के अंदर फंसा गिलबर्ट भी चिल्लाकर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुरंत नेशनल गार्ड को बुलाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटी घटना नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर चारों तरफ देखता है। उसे सभी नौजवान डरे हुए, घबराए हुए और अजीब हरकतें करते दिखाई देते हैं। वह यही समझता है कि वे पार्टी में ड्रिंक्स पीकर या नशा करके अपना होश खो चुके हैं, इसलिए वह उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। पुलिस ऑफिसर आराम से पूरे बीच का जायजा लेने लगता है। सबसे पहले वह जोना के पास जाता है जो लकड़ी
की मेज पर लेटा होता है। वह देखता है कि जोना के घाव पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं और उसे तेज बुखार भी है। इसके बाद वह रॉनी के हाथ को देखता है जिसकी उंगलियां बुरी तरह कुचल चुकी होती हैं और लगातार खून बह रहा होता है। फिर वह बैरल के अंदर फंसे गिलबर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गिलबर्ट का शरीर बड़ा और भारी होने की वजह से वह उसे अकेले बाहर नहीं निकाल पाता। आखिर में वह केली और मिच से कहता है कि वे लाइफ गार्ड टावर से नीचे उतरें ताकि वह उनसे कुछ सवाल पूछ सके। केली पूरी बेबसी के साथ उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है। वह रेत के नीचे छिपे जीव, उसके लंबे हाथों जैसी भुजाओं, हुई मौतों और पूरे खतरे के बारे में एक एक बात बताती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर सिर हिलाकर उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वह अपनी जेब से पेपर स्प्रे निकालता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर वे नीचे नहीं आए तो वह जबरदस्ती उन्हें नीचे उतारेगा। लेकिन तभी अचानक पेपर स्प्रे उसके हाथ से फिसलकर खुली रेत पर गिर जाता है। बिना सोचे समझे वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। जैसे ही उसका हाथ रेत को छूता है, उसी पल उस जीव की भुजाएं बाहर निकलती हैं। वे उसकी कलाई को कसकर पकड़ लेती हैं और फिर उसके पूरे हाथ को नीचे की तरफ खींचने लगती हैं। पुलिस ऑफिसर पूरी ताकत से संघर्ष करता है। वह दूसरे हाथ से पेपर स्प्रे उठाता है और सीधे रेत पर स्प्रे कर देता है। ऐसा लगता है कि पेपर स्प्रे के केमिकल उस जीव को परेशान कर देते हैं। उसकी पकड़ कुछ पल के लिए ढीली पड़ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी कोहनी के नीचे का पूरा हाथ पूरी तरह खाया जा चुका होता है। वह लड़खड़ाते हुए किसी तरह खड़ा होता है। दर्द और सदमे में वह जोर जोर से चीखने लगता है। वह अपने बुरी तरह नष्ट हो चुके हाथ को अविश्वास से देखता रहता है। चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। वह पूरी तरह सदमे में डूब चुका होता है। ऊपर से केली यह सब देखती है, लेकिन अब उसे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वह सीढ़ी के किनारे तक नीचे उतरती है और घायल पुलिस ऑफिसर के हाथ से पेपर स्प्रे छीन लेती है। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने उसकी चेतावनी पर भरोसा नहीं किया। इसके बाद वह उसे वहीं रेत पर छोड़ देती है। कुछ ही सेकंड में रेत के नीचे छिपा जीव उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। अब पेपर स्प्रे उनके पास आ चुका होता है। इसे देखकर मिच के दिमाग में वहां से निकलने की एक नई योजना आती है। उसे लगता है कि पूरे ग्रुप में सबसे तेज दौड़ने वाला वही है। उसकी योजना होती है कि वह अपने पैरों पर मोटे तौलिए बांध लेगा, फिर पेपर स्प्रे रेत पर छिड़केगा ताकि वह जीव कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाए। इसके बाद वह पूरी ताकत से दौड़कर सुरक्षित जगह तक पहुंचेगा, मदद लेकर वापस आएगा और बाकी सबको भी बचाएगा। फिर वह चंदा से तौलिए उसकी तरफ फेंकने के लिए कहता है। चंदा तौलिए उठाकर उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन जैसे ही मिच उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लाइफ गार्ड प्लेटफॉर्म की लकड़ी की रेलिंग का एक हिस्सा अचानक टूट जाता है। मिच का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे नीचे खुली रेत पर जा गिरता है। ही मिच खुली रेत पर गिरता है। वह हिल भी नहीं पाता। घबराकर वह जोर से चिल्लाता है कि उसे अपने शरीर का कोई भी हिस्सा महसूस नहीं हो रहा। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि रेत के नीचे छिपे उस जीव ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया है। बाकी सभी लोग ऊपर से यह भयानक मंजर देखकर डर से जड़ हो जाते हैं। वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ ही सेकंड में उस जीव की लंबी भुजाएं मिच के पूरे शरीर के चारों ओर लिपट जाती हैं। धीरे धीरे वे उसकी गर्दन तक पहुंच जाती हैं और उसके शरीर को चीरते हुए अंदर तक घुस जाती हैं। मिच का शरीर कुछ पल तक बुरी तरह कांपता है, फिर वह बिल्कुल शांत हो जाता है। अगले ही पल वह जीव उसे पूरी तरह रेत के नीचे खींच लेता है। उस जगह पर सिर्फ गहरे रंग का खून का एक बड़ा धब्बा रह जाता है, जहाँ कुछ देर पहले मिच खड़ा था। यह देखकर केली पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह खुद को संभालती है। अब मिच नहीं रहा, इसीलिए बाकी लोगों की जिम्मेदारी उसी पर है। वह गहरी सांस लेकर खुद को मजबूत बनाती है और सबको साफ और मजबूत आवाज में अपनी नई योजना बताती है। वह लाइफ गार्ड टावर की लकड़ी की रेलिंग का एक और टुकड़ा निकालती है और उसे चंदा की तरफ फेंक देती है। चंदा उसे कार के आगे वाले हिस्से पर इस तरह रखती है कि वह एक छोटे पुल जैसा बन जाए। फिर केली उसी लकड़ी के सहारे लाइफ गार्ड टावर से छलांग लगाकर सीधे कार के ऊपर पहुंच जाती है। दोनों मिलकर रॉनी के बुरी तरह घायल हाथ पर कपड़ा कसकर बांधते हैं ताकि खून बहना कम हो जाए। इसके बाद वे लकड़ी के कई टुकड़ों को बहुत सावधानी से रेत पर रखते हैं। वे उन्हें इस तरह जमाते हैं कि एक अस्थायी रास्ता बन जाए, जैसे छोटी छोटी तैरती हुई चौकियां एक दूसरे से जुड़ी हों। उसी रास्ते का सहारा लेकर वे धीरे धीरे उस लकड़ी की मेज तक पहुंचते हैं जहां जोना उनका इंतजार कर रहा होता है। सबसे आखिर में रॉनी उस अस्थायी रास्ते से गुजरने लगती है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका होता है। रास्ते के बीच में पहुंचते ही उसके पैरों में ताकत नहीं बचती। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे खुली रेत पर गिर पड़ती है। उसे बचाने के लिए केली तुरंत उसके चारों तरफ पेपर स्प्रे छिड़क देती है, लेकिन इस बार उस जीव की भुजाएं पहले से कहीं ज्यादा तेज और ज्यादा संख्या में बाहर निकलती हैं। वे पल भर में रॉनी को नीचे से पकड़ लेती हैं। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही वह उसे रेत के नीचे घसीट ले जाती है। रॉनी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं, केली, चंदा और जोना। लेकिन जोना भी अपने संक्रमित घावों की वजह से मुश्किल से होश
में होता है। उन्हें मिच की बनाई हुई योजना याद आती है। इस बार चंदा अपने पैरों पर तौलिए कसकर बांधती है, जिन्हें पेपर स्प्रे में अच्छी तरह भिगोया गया होता है। वह गहरी सांस लेती है और पूरी ताकत से खुली रेत के ऊपर से कार की तरफ दौड़ पड़ती है। उसके पैरों के आसपास उस जीव की भुजाएं बार बार बाहर निकलती हैं, लेकिन पेपर स्प्रे और मोटे तौलिए की वजह से वे उसके पैरों को पकड़ नहीं पाती। आखिरकार चंदा सुरक्षित कार तक पहुंच जाती है। यह देखकर बाकी लोगों के मन में फिर से उम्मीद जाग उठती है, लेकिन तभी रेत के नीचे छिपा वह जीव अपनी जगह बदलने लगता है। वह जमीन के अंदर ही अंदर सरकते हुए उस बड़े लोहे के बैरल के नीचे पहुंच जाता है, जिसमें गिलबर्ट फंसा हुआ होता है। अचानक बैरल के नीचे की जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। वे कंपन बैरल से होते हुए सीधे गिलबर्ट के शरीर तक पहुंचते हैं। वह दर्द से चीखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज बैरल के अंदर से ही उसके शरीर पर हमला कर रही हो। अगले ही पल उस जीव की असली भुजाएं बैरल के निचले हिस्से को चीरते हुए अंदर घुस जाती हैं। वे गिलबर्ट को कसकर लपेट लेती हैं और उसे नीचे की तरफ खींचने लगती हैं। गिलबर्ट एक आखिरी बार जोर से चीखता है, फिर वह भी हमेशा के लिए रेत के नीचे गायब हो जाता है। बैरल पूरी तरह शांत हो जाता है। यह देखकर चांदा फूट फूट कर रोने लगती है। वह गिलबर्ट से बहुत प्यार करती है। अब ऐसा लगता है कि वह जीव उनकी भावनाओं का भी फायदा उठा रहा है, या शायद अब वह पहले से ज्यादा ताकतवर और निडर हो चुका है। अचानक वह सीधे कार पर हमला कर देता है। नीचे से जोरदार टक्कर लगती है। उस टक्कर से चांदा कार की छत से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वह कार पर ही पड़ी रहती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। पूरा बीच अंधेरे और खामोशी में डूब जाता है। केली जोना के साथ मेज पर बैठी रहती है और दूर कार पर बेहोश पड़ी चंदा पर नजर रखती रहती है। कई घंटे धीरे धीरे बीत जाते हैं। आधी रात के आसपास चंदा को होश आता है। वह घबराई हुई होती है, लेकिन जिंदा होती है। वह कार के अंदर देखती है, जहां उसे एक फुलाने वाली लाइफ बोट मिलती है। वह उसे फुलाकर रेत पर रख देती है और उसे एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करने लगती है। बहुत सावधानी से वह उसी के सहारे मेज तक पहुंचती है। फिर वह और केली मिलकर जोना को मेज से नीचे उतारते हैं। जोना इतना कमजोर हो चुका होता है कि ठीक से चल भी नहीं पाता। दोनों उसे सहारा देकर धीरे धीरे वापस कार तक ले जाती हैं और सीट पर लिटा देती हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना एक विशाल हाथ रेत को चीरता हुआ बाहर निकलता है। पूरी जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। उसका जोरदार वार केली को पीछे की तरफ उछाल देता है और वह फुलाने वाली लाइफ बोट पर गिरती है। उसे चोट नहीं लगती। वह ऊपर देखती है और कार की छत पर रखे आपातकाल के लिए रखे फ्यूल के डिब्बे देख लेती है। वह तुरंत कार पर चढ़ती है, एक डिब्बा उठाती है और पूरी कार के चारों तरफ गोल घेरा बनाते हुए फ्यूल डालना शुरू कर देती है। तभी वह जीव फिर हमला करता है। वह एक फ्यूल का डिब्बा उसके हाथ से दूर फेंक देता है, लेकिन केली आखिरी बचा हुआ फ्यूल का डिब्बा उठा लेती है और पूरे घेर को पूरा कर देती है। फिर वह अपनी जेब में हाथ डालती है। सुबह मिली माचिस की डिब्बी अब भी उसके पास होती है। वह एक तीली जलाती है और उसे फ्यूल की लकीर से छुआ देती है। एक ही पल में आग पूरे गोल घेरे में तेजी से फैल जाती है। लपटें बहुत तेज और बेहद गर्म होती हैं। जैसे ही आग रेत के नीचे छिपे उस जीव तक पहुंचती है, पूरी जमीन से भयानक चीख जैसी आवाज निकलती है। उस जीव की भुजाएं चारों तरफ बेकाबू होकर तड़पने लगती हैं। भीषण गर्मी से वे नारंगी और सफेद रंग में चमकने लगती हैं। वे बार बार कार की खिड़कियों पर जोरदार वार करती हैं और अंदर घुसने की कोशिश करती हैं। पूरी कार जोर जोर से हिलने लगती है। केली और चांदा डर के मारे दरवाजों से चिपक जाती हैं। वे अपनी आंखों के सामने उन जलती हुई भुजाओं को बार बार शीशों पर टकराते देखती रहती हैं। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। भुजाएं वापस रेत के नीचे चली जाती हैं। आग भी बुझ जाती है। पूरा बीच फिर से बिल्कुल शांत हो जाता है। वह जीव मर चुका होता है। केली और चांदा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की सांसों में राहत होती है, लेकिन वे पूरी तरह थक चुकी होती हैं। फिर उनकी नजर जोनाह पर जाती है। उसकी आंखें बंद होती हैं। उसका सीना अब नहीं उठ रहा होता। आखिरी लड़ाई के दौरान उसके घाव इतने बढ़ चुके होते हैं कि वह भी दम तोड़ चुका होता है। दोनों उसके पास चुपचाप बैठ जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे अपने आखिरी दोस्त को अलविदा कहती हैं। इसके बाद वे वहीं कार के अंदर इंतजार करने लगती हैं। वे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती। उन्हें नहीं पता कि वह जीव सचमुच मर चुका है या सिर्फ घायल हुआ है। इसीलिए दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर कार के अंदर ही बैठी रहती हैं। आखिरकार बेहद थक जाने की वजह से दोनों वहीं गहरी नींद में सो जाती हैं। अगला और अंतिम हिस्सा। दूसरी सुबह जब सूरज निकलता है तो एक अकेला सर्फर अपनी बाइसिकल पर बीच के किनारे किनारे आता हुआ दिखाई देता है। उसकी नजर वहां खड़ी कार पर पड़ती है। वह देखता है कि केली और चांदा कार के अंदर बेहोश पड़ी हुई हैं। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से खुली रेत पर चलता हुआ कार तक पहुंच जाता है और कार की खिड़की पर दस्तक देता है। दस्तक की आवाज सुनते ही केली और चांदा अचानक जाग जाती हैं। वे बाहर देखती हैं और हैरानी से उस सर्फर को खुली रेत पर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा हुआ देखती हैं। उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि वह जीव सचमुच हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब यह बीच पूरी तरह सुरक्षित है। दोनों बहुत सावधानी से कार का दरवाजा खोलती हैं। पहले एक पैर
रेत पर रखती हैं, फिर दूसरा पैर भी नीचे रखती हैं, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। रेत बिल्कुल सामान्य होती है, सिर्फ साधारण रेत। दोनों पूरी तरह कार से बाहर निकलती हैं और बीच पर खड़ी होकर अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन को महसूस करती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वे आखिरकार सुरक्षित हैं। फिर वे पीछे मुड़कर पूरे बीच को देखती हैं। वहीं जहां पहले वह विशाल एलियन का अंडा था और जहां से वह जीव निकलकर पूरी रेत के नीचे फैल गया था, अब वहां जमीन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा, चौड़ा और गहरा गड्ढा बन चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती ही अंदर धंस गई हो। वह एलियन अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका होता है। आग ने उसे पूरी तरह जला दिया होता है। जोना का शव वे कार के अंदर ही छोड़ देती हैं। वे उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। उन्हें पता होता है कि बाद में उसे सही तरीके से विदा करने का समय मिलेगा। इसके बाद केली और चंदा साथ साथ उस बीच से दूर चल पड़ती हैं। वे जिंदा तो बच गई हैं, लेकिन पूरी तरह थक चुकी हैं और जो कुछ उनके साथ हुआ उसने उनके दिल और दिमाग पर गहरे जख्म छोड़ दिए हैं। उनके पीछे वह विशाल गड्ढा अब भी फैला हुआ होता है, उसी जगह जहाँ कभी एक खूबसूरत, शांत और सुकून भरा बीच हुआ करता था।